अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर के लेक्चर सीरीज़ का भी आगाज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 7 है और ये है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि इनिशियल जो इसकी डेफिनेशन थी वो क्या थी। आगाज़ इसका कोई ये 200 साल पहले की बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूँ डिफ़ाइन किया जाता था, या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का होना ज़रूरी है। एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत दरकार होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी के लिए, उसे हम क़ुव्वत हयात या इंग्लिश में हम उसको वाइटल फोर्स कहते हैं। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये जे बर्ज़िलियस ने सबसे पहले बयान की थी। जे बर्ज़िलियस के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी जो है वो सिर्फ़ ज़िंदा जिसाम से मुमकिन है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन लिविंग मैटर से या लेबॉर्ट्री में हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी यही थी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्राम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बाद अज़ां ये गालबन 1828 की बात है, एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोलर, जो कि ख़ुद भी प्रोपोनेंट था, इस थ्योरी का मानने वाला था, वाइटल फोर्स थ्योरी का। और वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था अमोनियम सायानेट के ऊपर। ये इसको हीट कर रहा था, अमोनियम सायानेट NH4Cl। ये कंपाउंड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ओवर हीट हुआ और इसने अपनी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी वो चेंज कर ली। जब उसके एनालिसिस किए गए तो ये इंकशाफ हुआ कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। इसको फिर अगेन एंड अगेन ट्राई किया गया, जानबूझ के फिर अमोनियम सायानेट को ओवरहीट किया गया। तो ये जो कंपाउंड है यूरिया, अमोनियम सायानेट अगेन एंड अगेन यूरिया में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये वो डे था जब वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो बिलाखिर रिजेक्ट कर दी गई। तो जब एक कंपाउंड इस तरह लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हो गया तो ये एक डोर ओपन हो गया कि बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो भी फिर लैब में प्रिपेयर हो सकते हैं। और उस दिन से लेके आज तक ओवर 10 मिलियंस, 1 करोड़ से ज़ायद ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हो चुके हैं। उसमें फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स भी हैं, फार्मास्यूटिकल्स में जो यूज़ हो रहे हैं केमिकल्स, शुगर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ये डिफरेंट किस्म के कंपाउंड जो हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देन हमारे पास फिर मॉडर्न डेफिनेशन आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि जो पुरानी डेफिनेशन थी वो तो रिजेक्ट हो गई कि लिविंग और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैंडेटरी हैं, नेसेसरी हैं, वो तो फिर बात जो है वो गलत हो गई। तो मॉडर्न डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाद में आई वो ये थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल जो है वो ब्रांच है। इसको हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये डेरिवेटिव्स जो हैं इसकी भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये एक हमारे पास सपोज कंपाउंड है मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसके डेरिवेटिव से क्या मुराद है? डेरिवेटिव से मुराद ये है कि आप यहाँ से एक एक हाइड्रोजन 1 बाई 1 जो है वो रिप्लेस करते जाएं और उसके साथ कोई और जो एलिमेंट है वो फिट करते जाएं, तो जो नए कंपाउंड बनेंगे वो डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जैसे मीथेन में अगर आप एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो ये मिथाइल क्लोराइड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हम डेरिवेटिव का नाम देंगे। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन थी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हम आते हैं जो मेन टॉपिक है, ये तो इंट्रोडक्शन में ही आ गई दोनों चीज़ें, वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी अहम जो खसूसियात हैं वो होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इनकी फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है, यूनिक है ये पूरा पीरियोडिक टेबल में, डिफरेंट है बाकियों से।
पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो कार्बन और हाइड्रोजन पे बेस कर रही है। बाकी जो 116 एलिमेंट्स हैं उनको हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा हुआ। इन दो जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए हमने केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच, क्योंकि इनके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, 1 करोड़ से ज़ायद ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसके पीछे जो वजह है वो कार्बन की पकीलियर नेचर है, मुनफरिद एक इसकी जो खासियत है वो इसका बायस बनती है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स का हामिल ये एलिमेंट है। वो पकीलियर नेचर किस वजह से? वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन की जो खासियत है ये जितनी कार्बन में है बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट में इतनी ज़्यादा सलाहियत मौजूद नहीं है कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन है जी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन। यानी कार्बन में ये सलाहियत मौजूद है कि डिफरेंट कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में एक लाइन में जुड़ जाते हैं, आपस में ये एक लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो सलाहियत है ये अप टू 40 कार्बन्स तक जो है वो सलाहियत मौजूद है कि ये लंबी चेन बना सकते हैं। इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। और ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा बहुतात में पाए जाते हैं जी। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये नॉन आयनिक से मुराद ये है कि ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं सारे के सारे, इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ये तकरीबन मामूली सा फ़र्क है। 2.1 जो है वो हाइड्रोजन की है और 2.5 कार्बन की है। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है, लिहाजा इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो भी अप्रॉक्सीमेटली कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये एक इनकी मुनफरिद खासियत है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये तकरीबन नॉन आयनिक होते हैं, ये आयनिक नहीं है, ये नॉन आयनिक है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। अब आते हैं हम इनकी तीसरी जो फीचर है, बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। बेशुमार ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका जो बिहेवियर है वो सिमिलर है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ। मैट्रिक में भी ये चीज़ मौजूद है, हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या है? ये कंपाउंड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम एक ही जनरल मेथड से प्रिपेयर भी कर सकते हैं और इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी तकरीबन सिमिलर होते हैं और इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ग्रेजुअली वेरी करती हैं, यकदम जो है ये वेरी नहीं करती। तो ये होमोलॉगस सीरीज़ जो है ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर को ज़ाहिर करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दे ऑफन अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। मेथड ऑफ जो उनकी प्रिपरेशन का मेथड है वो भी सिमिलर होता है। तो ये एक इनकी अहम खासियत है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। उसके बाद आ जाएँ जी कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कम्प्लेक्स भी होते हैं। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हेमोग्लोबिन है, स्टार्च है हमारे पास, ये स्टार्च का फार्मूला, अब यहाँ पे ये जो फार्मूला के अंदर n मैंने लिखा है, n से मुराद कोई भी नंबर है और ये अप टू सेवरल थाउजेंड्स हो सकता है, इसकी तादाद हज़ारों में हो सकती है। ये एक पॉलीमर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पॉलीमर भी होते हैं। हीमोग्लोबिन की मैंने एग्जांपल दी। हीमोग्लोबिन का एक जो मॉलिक्यूल ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स जो है वो बड़ी कम्प्लेक्स होती हैं, बड़ी लॉन्ग चेन्स होती हैं, इनमें पेप्टाइड लिंकेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कई हज़ार तक। तो हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है। तो ये जो चीज़ है वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है? इट शोज़ द कम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जी। अब हम आते हैं पांचवी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस करते हैं। आइसोमर्स ऐसे ग्रो को या 2, 3, 4 कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके केमिकल फार्मूलाज सिमिलर होते हैं जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूलाज उनके डिफरेंट होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल।
इसी तरह से एक और कंपाउंड है डाईमिथाइल ईथर। इन दोनों कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज हैं, अगर हम इनके केमिकल फार्मूला की बात करें तो वो है C2H6O। लेकिन अगर इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम देखें तो दीज टू कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली वाइल दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू ईथर फैमिली। ये ईथर लिंकेज है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। तो इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। दीज टू कंपाउंड्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज आइसोमेरिज्म। दिस ओनली हैपन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाला जो फिनोमिना है वो एग्जिस्ट करता है, और किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फैमिली में वो एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये एक और अहम इनकी जो फीचर थी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आ जाते हैं जी रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन की जो रफ्तार है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूँकि हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉन आयनिक होते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कोवलेंट होते हैं। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके रिएक्शन के जो रेट होते हैं ये हमेशा से स्लो होते हैं। उसकी एक लॉजिक है। रिएक्शन जब भी होता है, रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसे ही होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब रिएक्शन शुरू होगा इनके पुराने बॉन्ड तब टूटेंगे, यानी रिएक्शन के वकूअ पज़ीर होने का जो वक़्त एक चाहिए रिएक्शन को मुकम्मल होने में, इनके बांड टूटने का टाइम भी उसके अंदर शामिल होगा। यानी जब रिएक्शन होगा बांड तब टूटेंगे और तब भी नए बनेंगे, लिहाजा इनको तो पूरा टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए। इसके बरक्स अगर हम इसका मुवाजना करें आयनिक कंपाउंड्स के साथ, तो आयनिक कंपाउंड्स का जब रिएक्शन हमने करवाना होता है यूजुअली इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। दोनों हालतों में ये रिएक्शन होता है, या तो पहले उनका सोल्यूशन बनाना होता है या उनको हमने मेल्ट करना होता है। जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं या मेल्ट करते हैं तो उनके पुराने बॉन्ड उसी वक्त टूट जाते हैं। सिर्फ बाद में क्या चीज़ बाकी रह जाती है, बाद में रह जाता है जी न्यू बॉन्ड फार्मेशन। जब आप दूसरा रिएक्टेंट डालेंगे तो नए बॉन्ड बनने, पुराने बॉन्ड उनके पहले टूटे होते हैं। तो लिहाजा आयनिक कंपाउंड्स के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो टाइम दरकार होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इनके रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्लो होते हैं। अब लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी हम उसकी तरफ आते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। वैसे तो आपके इल्म में होगा सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ऑर्गेनिक जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होंगे, यानी नॉन पोलर जो कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होने को तरजीह देते हैं, और जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर जो कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होने को लाइक करते हैं। चूँकि हमारे जो कंपाउंड हैं ये वाले ये हैं नॉन आयनिक, लिहाजा ये नॉन आयनिक सॉल्वेंट में हल होंगे। अब नॉन आयनिक सॉल्वेंट कौन से हैं? अगर हम वाटर की बात करें, हमारा जो पहला फोकस होता है वो तो वाटर पे जाता है सॉल्वेंट के मामले में। वाटर जो है वो है पोलर सॉल्वेंट, लिहाजा ये वाटर में हल नहीं होंगे, ये होंगे नॉन पोलर में सॉल्युबलाइज। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास आ जाता है CCl4 आ जाता है, बेंजीन आ जाता है, ठीक है जी, CHCl3 क्लोरोफॉर्म आ जाता है, और CS2 में भी ये सॉल्युबल हो जाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने सैलिएंट फीचर्स को भी डिस्कस किया है। हमने पहले इंट्रोडक्शन लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देन हम मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ आए, और उसके बाद हमने सैलिएंट फीचर्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड करें।